नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। पिछले वीडियो में सोच रहा था साथ ही बना दूं, लेकिन बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा गुर्जर प्रतिहार वंश का अलग ही टॉपिक ले लेते। तो मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। पढ़ने से पूर्व मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि वह भी इस अध्यापन से जुड़ सकें। तो शुरू है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, ये एक राजपूत वंश है और राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपनी राय बताते, अपना मत देते हैं। जैसे कर्नल टोड है, कनिगम है, अन्य इतिहासकार है, वो इन्हें सक्सीथियन बताते हैं, कोई इन्हें यूची जाति का बताते हैं, है ना। भारतीय जो इतिहासकार है ओझा जी, वो इन्हें क्षत्रिय बताते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग मत हैं। तो ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी बताया गया कि कहीं पर इनको सीथियन बताया है, कहीं पर शक बताया है, कहीं पर इन्हें हूण यूची जाति का बताया है ना, कहीं पर क्षत्रिय बताया है ना। और एक जो चंद्रवर्धय है वो अपने पृथ्वीराज रासों में बताते हैं कि ये अग्निवंशी है। जो आबू पर्वत पर जो ऋषि वशिष्ठ थे, मुनि वशिष्ठ, उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ। उनमें से एक गुर्जर प्रतिहार वंश को भी माना जाता है। तो इस प्रकार अनेक मत हैं। पढ़ते हैं अब आगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो नाम गुर्जर और प्रतिहार क्यों पड़ा, तो बताया गया है कि गुजरात के गुजरता क्षेत्र के होने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया है, यानी गुजरात के क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इनको गुर्जर कहा गया। तथा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के ये वंशज होने के कारण, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज होने के कारण इनको प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि भगवान श्री राम का जो छोटा भाई लक्ष्मण थे वो हमेशा द्वारपाल की तरह भगवान राम के साथ खड़े रहते थे ना, एक रक्षक की तरह। तो इसीलिए इनको प्रतिहार कहा गया है। तो इस प्रकार से इनको गुर्जर प्रतिहार नाम दिया गया। ठीक है। एक और मत आता है कि ये जो पश्चिमी सीमा है देश की, वहां से विदेशियों से, जो अरबों से, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी रक्षा करते थे, इसलिए भी इनको प्रतिहार द्वारपाल कहा गया। ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है जोधपुर के निकट मंडोर, है ना, इसको जोधपुर के निकट मंडोर को माना गया जो शुरुआती राजधानी है ना, जिसको मांडुक्यपुर भी कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। नागभट्ट प्रथम, इस वंश का जो प्रथम शासक है, जो संस्थापक है, वो कौन है? नागभट्ट प्रथम। 725 में नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना की। ठीक। इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नागभट्ट प्रथम। लेकिन जो इस वंश का आदि पुरुष वो एक ब्राह्मण है। आदि पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, है ना। फिर ये नागभट्ट प्रथम इतना शक्तिशाली नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी इसने आसपास के क्षेत्रों को जीता। और इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है इसने सिंध से आने वाले अरबी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। जो सिंध से इसके समय में जुनैद ने आक्रमण किया था, सिंध के जो अरबी थे, उसका इसने सफलतापूर्वक, धैर्यपूर्वक सामना किया। इसलिए इसको मल्लेच्छों का नाशक भी कहा गया। क्या कहा गया है? मल्लेच्छों का नाशक। फिर इसके बारे में इसने मंडोर से आगे बढ़कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। यहीं पर एक बात आती कि हेवनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, वो भी इस क्षेत्र में आया। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है उसको इसने भीनमाल को बताया। किसको बताया? भीनमाल को। और जिसने अपनी चीनी भाषा में इसको पिलोमोलो नाम बताया ना, पिलोमोलो। ठीक है। अब नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासक हुआ, नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज, है ना, कौन शासक बना?
वस्त्रराज शासक बना। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक संस्थापक था, है ना। ये पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी या सम्राट की उपाधि धारण की। नागभट्ट प्रथम तो सामंतों के रूप में ही कार्य कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसने स्वतंत्र रूप से सम्राट की पदवी धारण की। फिर इसके बाद में इसके बारे में बताया गया कि इसी के समय तीर पक्षीय जो संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों की जो राष्ट्रकूट वंश है, पाल वंश है और गुर्जर प्रतिहार वंश जो कन्नौज को लेकर उन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो वस्त्रराज है इसी के समय ये संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब आगे नागभट्ट सेकंड, वस्त्रराज के बाद नागभट्ट सेकंड शासक बनता है ना। ये शक्तिशाली होता है, ऊपर वाले अन्य शासकों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसने गंगा घाटी पर हमला करके कन्नौज को अपने अधिकार में, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि ये इस संघर्ष में कन्नौज पर हमला करके उस पर अधिकार कर लेता और बाद में कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लेता है ना। परंतु इसी के समय जो दक्षिणी राष्ट्रकूट शासक है गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हरा दिया था और फिर नागभट्ट सेकंड इस क्षेत्र को कन्नौज को छोड़कर भीनमाल को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बना लेता। लेकिन थोड़े समय बाद में जब गोविंद तृतीय पुणे उधर चला जाता है तो वापस ये शक्तिशाली होके वापस पुणे इस क्षेत्र को कन्नौज वाले क्षेत्र में आ धमकता है। फिर नागभट्ट सेकंड ने जो पाल शासक है धर्मपाल उसको पराजित किया था। आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था पाल वंश में कि जो मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल पराजित हुआ था, तो मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को परास्त किया। इसके बारे में बताया जाता है कि ये अरबों से भी अपने साम्राज्य की इसने रक्षा की, इसने अरबों को भी परास्त किया। नागभट्ट सेकंड के बाद में जो शासक बनता है वो रामभद्र होता है। वो कुछ समय के लिए शासक बनता, निर्बल शासक बनता। उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है भोज प्रथम, जिसे महीर भोज के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, बहुत ही शक्तिशाली शासक है। इस शासक के बारे में ऐतिहासिक जानकारियां खूब सारी प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जो कलहण की राजतरंगिणी पुस्तक है उससे भी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो कौन होता है? भोज प्रथम महीर भोज होता है। इसने ये वैष्णव धर्म का अनुयायी होता है। इसने जो उपाधियां धारण की थी आदिवारा, प्रभास आदि उपाधियां इसने धारण की थी। इसने सिक्के भी चलाए हैं जिसपे अंकित हैं, है ना। इसी के समय जो सबसे बड़ी घटना, इसी के समय जो अरबी यात्री सुलेमान आया था जिसने इसे अरबों का महान शत्रु बताया। इसके बारे में कहा जाता है कि जो अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो इससे इतना डरते थे इसकी सेना से, इससे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक सूर्य भगवान का मंदिर बचा के रखा था। जब भी महीर भोज आक्रमण करता उस मंदिर को तोड़ने की धमकी देते जिससे कि ये उस पर आक्रमण नहीं करते। इसके बारे में ऐसी बातें बहुत सारी बताई गई। इसकी वीरता के अनेकों किस्से बताए गए। बहुत ही शक्तिशाली था, है ना। अरब शासक इससे कांपते थे, ऐसा बताया जाता। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है महेंद्रपाल। कौन शासक बनता है? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के समय में जो इसके गुरु होते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, जिनका नाम होता है राजशेखर, है ना। राजशेखर जिनके समय में प्रसिद्ध दरबारी कवि है, जो गुरु होते हैं, उनके बारे में बताया गया है ना। उनकी जो काव्य रचनाएं है वो उस समय की प्रसिद्ध है ना। जैसे इनका जो एक नाटक है कपूर मंजरी, है ना। कपूर मंजरी सबसे प्रसिद्ध है जो महेंद्रपाल के समय में इसकी रचना की गई। इन्हें और भी अन्य रचनाएं की, जैसे काव्य मीमांसा, विदुशाला भंजिका, भुवन कोश, है ना।
ऐसे अनेक रचनाएं इन्होंने की, है ना। राजशेखर ने महिपाल, गुर्जर प्रतिहार महिपाल शासक को अनेक उपाधियों से विभूषित किया था, जैसे निर्भय नरेश, रघुकुल तिलक और रघुकुल ग्रमणी आदि उपाधियां इन्होंने दी। महेंद्र पाल के बाद जो शासक बनता है वो है महिपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश में महेंद्र पाल के बाद महिपाल शासक बनता है। इस शासक के समय में कन्नौज को लेकर राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने आक्रमण किया और इसी के समय में जो राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया और महिपाल को बुरी तरह से इसने पराजित कर दिया। राजशेखर इसके दरबार में भी था, इसका भी गुरु था। राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराज धीराज कहा है। देखो इसी के समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो कमजोर होने लग गया, है ना। इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन शुरू होने लग गया और इसके आसपास छोटे बड़े जो शासक है वो उभरने लग गए। लेकिन फिर भी महिपाल ने कुछ हद तक स्थिति को संभालने का प्रयास किया और आसपास के क्षेत्रों को पुनः सुव्यवस्थित रूप में जीतने का प्रयास किया। इसी के कारण राजशेखर ने इसको आर्यवर्त का महाराज धीराज कहा है, ठीक है ना। इसके समय में बगदाद का जो प्रसिद्ध यात्री है अल मसूदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, अल मसूदी आया था जिसने महिपाल की काफी प्रशंसा की है। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पतन शुरू हो गया था। महिपाल के समय से ही जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो शक्तिशाली वंश था वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगे। इसके बाद में महिपाल के बाद में भोज सेकंड, विनायक पाल, महेंद्र पाल, देवपाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल जैसे शासक बने जो कि कमजोर कड़ी थी, कमजोर शासक थे और इनके बारे में इतिहास में कुछ विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। और धीरे धीरे जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो शक्तिशाली वंश था वो खत्म होने लग गया। अब एक शासक आता है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में अच्छा विवरण आता है और उसकी कायरता के बारे में अपनी किताबों में काफी बताया गया। इसी के समय में 1018 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था कन्नौज पर और कन्नौज को इसने बुरी तरह से लूटा और जो ये राज्यपाल जो शासक था ये बिना लड़े ही युद्ध मैदान से भाग गया। इतिहास में इसकी काफी निंदा की गई है ना। ये बिना लड़े ही भाग गया और कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और कन्नौज को खूब सारा लूटा गया, है ना। जब ये बिना लड़े भाग गया तो आसपास के राजाओं ने इसका खूब विरोध किया और एक संघ बनाया और उस संघ में जो चंदेल का जो शासक था विद्याधर चंदेल ने इस शासक राज्यपाल को वध कर इसको मौत के घाट उतार दिया कि इस कायर शासक का यहाँ जिंदा रहना सही नहीं है। और फिर राज्यपाल के स्थान पर उसने त्रिलोचन पाल को कन्नौज का शासक बना दिया। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो एक शक्तिशाली राजवंश था गुर्जर प्रतिहार राजवंश, उसमें एक ऐसा कायर शासक हुआ जो बिना युद्ध लड़े ही भाग गया, जो राजपूत की आन बान शान का के खिलाफ था। इसलिए इसको जो कालिंजर शासक था विद्याधर चंदेल इसको मौत के घाट उतार देता और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल शासक बनता। त्रिलोचन पाल के समय में भी मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है और त्रिलोचन पाल हार जाता है। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश अंत की ओर चला जाता है और यशपाल नामक जो शासक होता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है जो 1036 तक शासन करता है। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है और बाद में कन्नौज पर राठौड़ वंश गढ़वाल वंश का अधिकार हो जाता है और गढ़वाल वंश का जो शासक होता है चंद्र गढ़वाल, है ना, चंद्र गढ़वाल कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और कन्नौज से फिर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने का हमने प्रयास किया है। त्रिकोणीय जो संघर्ष था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, उस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर अधिकार किया जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। लेकिन अंततः कमजोर शासकों के कारण और मजबूत शासन तंत्र के अभाव में अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हुआ और उसके स्थान पर गढ़वाल वंश
राठौड़ गढ़ाल वंश का उदय हुआ, है ना। ठीक है, इस टॉपिक में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में काफी विस्तृत रूप से अध्यापन किया। इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।